हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा आज हम करने जा रहे हैं इस वीक्स का थर्ड चैप्टर। पहले दो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं और अगर वो आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। आज पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर। बेटा थर्ड चैप्टर जो है वो है जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में। बेटा जेंडर क्या किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी या फिर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह होता है या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो पढ़ेंगे। दूसरे में बेटा हम रिलीजन में कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। फिर बेटा हम कास्टिज्म पढ़ेंगे, कास्ट इनइक्वालिटीज किस तरीके से होती है, और फिर कास्ट के और पॉलिटिक्स का आपस में क्या लिंक है, किस तरीके से कास्ट एंड पॉलिटिक्स लिंक है, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बने रहना है लास्ट तक। बेटा सबसे पहले जेंडर एंड पॉलिटिक्स। बेटा जेंडर और पॉलिटिक्स को जब हम समझते हैं तो आपने ये समझना है कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स जो है ना टू एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, यानी जेंडर और पॉलिटिक्स दोनों इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले जेंडर की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बेटा कहता है कि वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि मेन एंड वुमेन जो हैं उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। डिफरेंट रोल्स अगर आप लेबर का देखोगे तो उसमें भी वुमेन जो है वो ज्यादातर अनपेड काम करते हैं। वुमेन क्या अनपेड काम कर, अब सबसे पहले ये भी समझना है ना, ये जेंडर है, ये सोसाइटी यानी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड मतलब द डिवीजन है। तो अब वुमेन जो है वो ज्यादा अनपेड काम करती हैं कंपैरेटिवली मैन। फॉर एग्जाम्पल जो भी काम वुमेन करती है उसको बहुत सारी काम ऐसा होता है जिसको कंसीडर मतलब माना जाता है कि हाँ वो वुमेन ने की करना है, यानी ऐसा तरीके। फॉर एग्जाम्पल को बोले हाँ, इसी वजह से जो मोमेंट्स होती हैं जैसे फेमिनिस्ट मोमेंट, तो वो बोलते हैं कि अपने डिफरेंट प्रोटेस्ट वगैरह, तो वो हमेशा बात करते हैं कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, वेजेस भी इक्वल होने चाहिए, टाइम आवर्स इक्वल होना चाहिए, या अनपेड जो काम है वुमेन को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो इसीलिए क्योंकि वुमेन को ज़्यादा अनपेड काम होता है कंपैरेटिवली मैन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये कहता है कि पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन की कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम वर्ल्ड की कंट्रीज के भी नहीं लेते, हम अपने स्टेट के एग्जांपल लेते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में टोटल 90 एमएलए हैं। इनमें से सिर्फ 4 to 5 एमएलए जो हैं वो वुमेन हैं। जे के 5 लोकसभा के एमपीज हैं, इनमें 5 के 5 मैन हैं, कोई वुमेन नहीं है। जे की 4 राज्यसभा एमपीज हैं, 4 के 4 मैन हैं, कोई भी वुमेन नहीं है। तो इसका ये मतलब कि हमारा पॉलिटिकली सिस्टम भी क्या है, मेल डोमिनेटेड ज्यादा है, यही बोलोगे ना आप। तो हिस्टोरिकली पॉलिटिक्स हैज बीन डोमिनेटेड बाय मेन with women having a limited access to a decision making position। तो इसका मतलब कि वुमेन को लिमिटेड डिसीजन था किसमें, डिसीजन मेकिंग पावर में। तो फॉर एग्जांपल अगर असेंबली ने डिसीजन लेना है तो अब डिसीजन मेकिंग में यहां पे अगर आपके पास वोट ऑफ 90 सिर्फ 4 या 5 एमएलए हैं, तो इसका मतलब डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन वो लोग, मतलब डिसीजन मेकिंग में 4% अगर रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में आपका क्या है, लिमिटेड रोल है, रोल कम है। दूसरी चीज, over time there has been a push for the greater gender equality in politics with movements advocating for women's rights and the representation। तो मैंने आपको कहा फेमिनिस्ट मूवमेंट को ले लीजिएगा, वो भी इक्वल किसकी बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं। इसके अलावा बाकी जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स चलती है बेटा, जो क्या कहती हैं कि मेन एंड वुमेन के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। कहां पे, पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में बहुत लेट वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले, तो जब मूवमेंट्स चलती है तो मूवमेंट्स ने डिमांड किया कि वुमेन को भी क्या होने चाहिए, वोटिंग राइट्स। इसी तरीके से अब रिप्रेजेंटेशन का राइट तो है, लेकिन उनको वो अब जो डिमांड करते हैं नेक्स्ट, वो कहते हैं कि वुमेन को कुछ लिमिटेड रिजर्व होना चाहिए उनके लिए सीट्स असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, ताकि उनको क्या मिल जाए,
रिप्रेजेंटेशन का ज्यादा मौका मिल जाए। अब बेटा हमारे पास क्या है, जैसे हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, तो लोकल बॉडीज में ऑलरेडी 1/3 है ना, 1/3 वुमेन के लिए तो रिजर्व होता है। फॉर एग्जांपल किसी पंचायत में 10 वार्ड्स हैं तो उनमें 3 जो है वो बेंचेस जो है 3 वार्ड्स के वो ऑलरेडी वुमेन आएंगी। इसी तरीके से अभी 1 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की पार्लियामेंट में भी वुमेन क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन बिल जो है यानी वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो है वो रहेगी अब 33% समथिंग, वो अभी क्या एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब फर्दर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर हमें लोकसभा और इसके साथ स्टेट असेंबलीज में भी जो है वो वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो है वो 1/3 देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, उससे वुमेन को डिसीजन मेकिंग में क्या मिलेगा, पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो इसका मतलब है उसके बाद जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उनमें वुमेन का ज्यादा रोल रहेगा। समझ आया? फिर है बेटा कि डिस्पाइट प्रोग्रेस जेंडर इनइक्वालिटीज परसिस्ट मेनी पॉलिटिकल सिस्टम्स हाईलाइटिंग द नीड ऑफ द कंटिन्यूइंग एफर्ट्स ऑफ द इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल जेंडर इन पॉलिटिकल अफेयर। अब जितने मतलब सभी जेंडर के स्पेशली वुमेन एंड मेन के अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर सारी की सारी चीजें इक्वल होंगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी असेंबली में इक्वल मेंबर्स होंगे तो इसका मतलब है कोई भी लॉ जो बनेगा उसमें उन वुमेन के राइट की बात भी की जाएगी ना। तो वो तब होगा जब वहां असेंबली में, तब वहां पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, वुमेन पार्टी एमपीज या एमएलए ज्यादा होंगे। बट जहां अगर 2-3-4% होंगे तो वहां फिर वो मेल डोमिनेटेड ही रहेगा। हकीकत है ना। आगे अब क्या आता है कि पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, इसमें आ जाता है मेरा काम वगैरह, वेजेस। होता क्या है, डिवीजन हैज रिजल्टेड इन वुमेन बीइंग लेस इन्वॉल्वड इन पब्लिक लाइफ पार्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स कंपेयर टू द मेन। तो मैंने आपको बताया वुमेन जो है उतने ज्यादा, आप देखोगे अगर आप कहीं जा रहे हो तो एक मीटिंग देखना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई मीटिंग हो रही होगी, वहां पे 80-90% मेन होंगे। तो इसका मतलब है वुमेन की पॉलिटिकल अफेयर्स में उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। दूसरा, Only men were allowed to participate in public affairs। तो अब ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली मेन जो थे उनकी संख्या उनके वो ज्यादा होते थे पार्टिसिपेशन में या फिर डिसीजन मेकिंग में। तो फिर वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है ट्रेडिशन, तो फिर कम होते 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 टाइम लगता है। अभी तो हो रहा है बट टेक आई थिंक मोर टाइम। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम जेंडर इश्यूज हैव बीन रेज्ड इन पॉलिटिक्स एडवोकेट। अब क्या हुआ, अब जब ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो फिर क्या हुआ, जेंडर इक्वलिटी की बात करने लगे, मोमेंट्स चलने लगी, लोग इस बात पे गौर फिक्र करने लगे कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए कि इक्वल राइट्स होने चाहिए मेन एंड वुमेन के लिए। तो जब इक्वल राइट्स होंगे तो जाहिर सी बात है उनको हर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इक्वलिटी मिलेगी। फिर क्या हुआ, जैसे फेमिनिज्म मूवमेंट चली या फिर बाकी डिफरेंट मूवमेंट्स थी या डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट स्टेट्स में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू करने किए और डिफरेंट मूवमेंट्स निकाली कि क्या होना चाहिए, वुमेन्स की इन्वॉल्वमेंट इक्वल होनी चाहिए या वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। बेटा उसके बाद इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे पास भी पेट्रियार्कल था सिस्टम। पेट्रियार्कल मतलब कि मेल डोमिनेटेड था। पेट्रियार्कल होता है मेल डोमिनेटेड, मैट्रियार्कल होता है फीमेल डोमिनेटेड। ठीक है बेटा, तो अब क्या था, इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वुमेन का वो लोअर देन ऑफ मेन है। वुमेन का लिटरेसी रेट मेन से कम है, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है। अगर आप रूरल एरियाज में हो तो रूरल एरियाज में बेटा देखोगे तो ड्रॉप आउट रेट आफ्टर 10 मतलब बढ़ता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8th में ड्रॉप आउट रेट वुमेन का कम है गर्ल्स का, तो 10th में जाके वो ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा। 11th 12th में करेंगे तो वो ड्रॉप आउट रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रीजन इज बिहाइंड, उससे क्या होगा, लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा तो लिटरेसी रेट बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, वुमेन ऑफन परफॉर्म अनपेड वर्क डिस्पाइट वर्किंग लॉन्गर आवर्स देन मेन। अब वुमेन अनपेड काम करती है, आवर्स ज्यादा, अनपेड। फॉर एग्जांपल एक मैन जो है वो बेटा समझो, एक मैन जो है अगर वो 8 घंटे ऑफिस में काम करेगा
ठीक। तो अगर 8 घंटे 8 आवर्स ऑफिस में काम कर रहा है तो अब वही 8 आवर्स घर में जो काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं या बाकी काम एक वुमेन कर रही है, लेकिन इसको मेन को वहां ऑफिस से क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो वुमेन जो कर रही है वो ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है वो अनपेड होगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है बेटा। उसके बाद ऑफन सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हैज लेड टू डिक्लाइन इन द चाइल्ड। अब सेक्स इसमें अबॉर्शन रेट जो होता है वो भी बढ़ रहा है। तो अब अबॉर्शन रेट जैसे आपने सुना होगा फीमेल चाइल्ड की वजह से या फिर बाकी कुछ डिफरेंट काजेज रहते हैं जिनका अबॉर्शन रेट बढ़ जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रह जाती है। तीसरी चीज अर्बन एरियाज में अनसेफ फॉर इंक्रीजिंगली अनसेफ है वुमेन के लिए। तो बेटा आज भी अगर आप देखोगे दिल्ली या बाकी बड़ी सिटीज में, तो उनमें आज की डेट में भी वुमेन के लिए वो एरियाज जो हैं वो उतने ज्यादा सेफ नहीं है। तो सेफ नहीं है इसका मतलब कि वुमेन जो है उन एरियाज में प्रॉब्लम्स फेस करती होंगी। अगर किसी वुमेन को रात को कहीं जाना है, अर्जेंट काम के लिए जाना है, बट उसको सबसे पहले सेफ्टी अपनी देखनी पड़ेगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है वुमेन के लिए, स्पेशली बड़ी सिटीज में वो होता है। फिर बेटा रूरल एरियाज में, जो कि आई थिंक मेंशन नहीं है यहाँ पे, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के इश्यूज भी आते हैं बहुत सारे, तो वो भी एक और ज्यादा प्रॉब्लम रह जाती है जहाँ पे वुमेन्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं हम बच्चे, नेक्स्ट आता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके आई थिंक ये इसकी 3 ही है ना। तो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या है, इश्यूज जो रिलेटेड टू वुमेन है वो डू नॉट रिसीव एनफ अटेंशन इन पॉलिटिक्स। तो वुमेन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उनको ज्यादा अटेंशन नहीं दी जाती पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो बात करना शुरू करते हैं या फिर प्रोटेस्ट करना या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया बाकी चीज़ों की वजह के ज़रिए अपनी बात रखना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। इंडिया में परसेंटेज जो है वो सिलेक्टेड इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स की लोकसभा में जो है वो 12% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। तो इंडिया में सिर्फ 12% तक लोकसभा में वुमेन पर क्या कहते हैं इसकी परसेंटेज कब हुई बेटा, 2014 में। तो इसका मतलब 2014 इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट वुमेन परसेंटेज जो है वो लोकसभा में थी तब तक की। ठीक है। बट देयर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज रिमेन्स लो, लेकिन स्टेट असेंबलीज में इससे भी लो रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। वन सोल्यूशन ऑफ वुमेन्स इश्यूज इज टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। अब जो हमारी इलेक्टेड बॉडीज होती है बेटा, तो इन इलेक्टेड बॉडीज में भी वुमेन को उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसकी एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी होगी, स्टेट बॉडी होगी बेटा, एक तो कंट्री की होगी होल, फिर नेशनल बॉडी होगी इनकी, फिर बेटा इनकी स्टेट बॉडी होगी, फिर बेटा इसके बाद इनकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी होगी। तो अब ये जो बॉडीज हैं इनमें भी वुमेन को क्या मिलना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जब इनमें मिलेगी यानी डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो तभी जाके फिर वही इन रिप्रेजेंटेशन की वजह से ये वुमेन जो है वो आगे आएंगी और फिर जाकर वो आहिस्ता आहिस्ता डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकती है। तो अदरवाइज इस तरीके से अगर लो रिप्रेजेंटेशन रहेगी तो फिर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन तो हाई नहीं हो सकता। ठीक है। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है वुमेन के लिए, और इससे 10 लाख इलेक्टेड वुमेन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव रूरल एंड अर्बन बॉडीज की आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत और रूरल जो रूरल में पंचायत आ गई, अर्बन में म्युनिसिपैलिटीज आ गई, और तो इनमें 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है किसके लिए, वुमेन के लिए। और इसका रिजल्ट क्या निकला, 10 लाख इलेक्टेड वुमेन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स रूरल एंड अर्बन बॉडीज की वो इलेक्ट होकर आई बेटा। उसके बाद जेंडर डिवीजन से सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स का हुआ, और अब इससे क्या होता है, डिसएडवांटेजेस
जो हैं वो सोसाइटीज़ के सामने आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके बेटा इसमें 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले आपका आता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जो मैंने आपको समझाया, दूसरा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, और तीसरा आता है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपने करना क्या है, इनको रिवाइज करना है, और इन सब के नोट्स के लिए आपने कैरियर मेकिंग नोट्स करके हमारा टेलीग्राम पे चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। वहाँ पे इसके आपको नोट्स में PDF मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।